नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से और बाजार बीच हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ इस बुधवार की सुबह। और पिछले हफ्ते हमने देखा शुक्रवार को काफी तीव्र गिरावट आई और इस हफ्ते जब सोमवार को हम लौटे तो थोड़ी बहुत ऊपर के तरफ के हमने दायरे देखे। कल यानी कि मंगलवार को जो सोमवार को हमने बढ़त देखी थी उसकी सामने हमने काफी कुछ नीचे के तरफ के दायरे देखे। जो सोमवार की बढ़त थी वो ज्यादातर हमने गवा दी थी कल मंगलवार को। आज बुधवार की सुबह और शुरुआत कमजोर हुई, लेकिन इस बुधवार की सुबह जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस समय पर थोड़ी बहुत रिकवरी यानी कि ऊपर के तरफ के दायरे हम देख रहे हैं। और जो स्तर है बाजार का वो आपको मैं बता देता हूं। सेंसेक्स 180 पॉइंट की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। आज बुधवार की सुबह 60,290 का स्तर है सेंसेक्स का। निफ्टी 50 पॉइंट की बढ़त है, 17,960 का स्तर है निफ्टी का। और निफ्टी बैंक 225 पॉइंट की बढ़त, 42,250 का स्तर है निफ्टी बैंक का। रुपया और कच्चा तेल का भी स्तर बता देता हूं आपको। रुपया 81.77 डॉलर प्रति बैरल है, मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है रुपया डॉलर के सामने। और कच्चे तेल में पिछले हफ्ते थोड़ी बहुत ऊपर के तरफ के दायरे देखे, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से थोड़ी बहुत बिकवाली यानी कि नीचे के तरफ के दायरे हम कच्चे तेल में देख रहे हैं। ब्रेंट का स्तर है 79.36 डॉलर प्रति बैरल और नाइमेक्स का स्तर है 74.39 डॉलर्स प्रति बैरल। तो दोनों नीचे की तरफ के कामकाज कर रहे हैं। अब बाजार के ऊपर आते हैं दोस्तों। हमने पहले तो ये जो 17,800 का स्तर हमने शुक्रवार को देखा, फिर कल कमजोरी देखी, आज जब शुरुआत की तो हम 17,800 के करीब गए और फिर वहां से ऊपर के तरफ के दायरे देखे। तो ये जो 17,800 का स्तर है उसका महत्व क्या है, जो हमने जो देखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये स्तर हमने पहली बार नहीं देखे, ये स्तर हमने पिछले साल 3 या 4 बार ही देखे, पिछले 4-5 महीनों में। पहले बार जब हम ये 17,800 के करीब गए वो था सितंबर 2022 में। फिर दूसरी बार हमने देखा ये स्तर करीबन अक्टूबर 2022 में। तीसरी बार हमने ये स्तर फिर से देखा दिसंबर 2022 में। और हाल ही में हमने ये स्तर पिछले हफ्ते भी देखा और आज सुबह भी हमने 17,800 के आसपास जाते हुए बाजार देखा। और ये जो स्तर है इसको छू करके हमने कई बार ऊपर के तरफ के दायरे देखे। और ये भी वास्तविकता है दोस्तों कि इस स्तर को छू करके हमने न तो सिर्फ जो पहले सर्वोच्च स्तर बना था उसके पास गए, लेकिन दिसंबर पहले हफ्ते में पिछले महीने में पिछले साल में एक नया सर्वोच्च स्तर भी बना बाजार में। तो ये जो 17,800 का स्तर है ये पहले बना था एक रुकावट की रूप में, और हमने तब देखा था बाजार 17,500 17,800 के बीच में काफी लंबे समय तक बाजार यहाँ पर कामकाज करता गया। एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं बाजार में, वो बनती गई। और क्योंकि हमने पिछले 3 या 4 बारी इस स्तर को छू करके ऊपर गए हैं और आज भी इस स्तर के पास गए और ऊपर गए, तो हमें लग रहा है कि ये 17,800 का स्तर जो है, अगर कोई बहुत ज्यादा बड़ी बुरी खबर नहीं आती स्थानीय रूप में या विदेशों से, तो शायद ये जो स्तर है वो बना रहेगा। अब ऐसा भी हो सकता है दोस्तों के इंट्राडे में शायद ये 17,800 का स्तर टूट सकता है, लेकिन ज्यादा महत्व ये देखना चाहिए कि क्या बाजार बंद होते होते हम इस स्तर को ऊपर बंद देते हैं या इसके नीचे बंद देते हैं। अगर 20, 25, 50 पॉइंट नीचे जाकर के बंद देते हैं तो ज्यादा अहमियत या मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर ज्यादा गिरावट के साथ 17,800 के नीचे हमने बंद दिया तो शायद फिर दूसरा स्तर हो जाता है सीधा जाकर के 17,500 के बीच। तो इस चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि बाजार हमें लग रहा है कि फिर से उस दायरे के मूड में है, कामकाज करने के मूड में है, जहां पर ना तो आपको बहुत बड़ा ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दिखेगा। तो जो स्तर हमें लग रहा है कि छोटी या मध्यम अवधि में बाजार में, निफ्टी की मैं बात करूंगा, 17,800 नीचे की तरफ, 18,150, 18,300 ऊपर की तरफ। और ये स्तर मेरे ख्याल से कुछ समय तक रहेगा। तीसरी तिमाही के नतीजों का आगाज हो गया है, टीसीएस ने शुरुआत की है। नतीजे टीसीएस के जो थे वो काफी
पहलुओं पर उम्मीद थी उससे अच्छा है। मुनाफे में थोड़ा बहुत दबाव दिखा था, लेकिन इतना भी बड़ा दबाव नहीं था कि एक बहुत बड़ा कारण या संकट बन सकता है। और हम एक अनुमान लगा करके चलते हैं कि शायद जो बाकी के आईटी क्षेत्र की कंपनियों के नतीजे हैं तीसरी तिमाही के, वो अगर इसी तरीके से आते हैं, ज्यादा निराशा नहीं होती है, तो शायद जो वेटेज है आईटी का, वो एक सकारात्मक सा कारण बन सकता है इस 17,800 के स्तर को हम तोड़े नहीं। अगर कमजोरी आती है तो स्वाभाविक है कि शायद थोड़े बहुत नीचे की तरफ के दायरे बन सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि बाकी अन्य कंपनियों के जो नतीजे आएंगे इस तीसरी तिमाही के वित्तीय वर्ष के, वो कैसे आते हैं। हमारा अनुमान है क्षेत्रों के आधार पर बैंकिंग, फाइनेंस यानी कि वित्तीय क्षेत्र अच्छा करेगा, ऑटो सेक्टर अच्छा कर सकता है, सीमेंट अच्छा कर सकता है, एफएमसीजी अच्छा कर सकता है, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग और डिफेंस अच्छा कर सकता है। दूसरी तरफ जो क्षेत्रों पर हमें थोड़ी बहुत शंकाएं हैं वो है रियल एस्टेट, मेटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर। ये कुछ क्षेत्र है जो शायद थोड़ी बहुत कमजोरी के साथ आंकड़े आ सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अनुमान लगाए तो शायद अगर बेहतर परिस्थिति हुई है आंकड़ों को लेकर के, तो ये जो हमने दायरा बताया मार्केट का, ये बना रहेगा। अगले महीने बजट होगा 1 तारीख को। उम्मीदें काफी जगेगी हर साल की तरह, लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट लेकर के आए, रोजगार खड़ा कर रहे, टैक्स को लेकर के स्पष्टीकरण करे ताकि कोई बाधाएं ना हो, खास करके उन सब कंपनियों के लेकर के जो हमारे देश में आकर के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आकर के कामकाज करती हैं। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा। और चाइना +1 और यूरोप +1 को लेकर के अगर हमारे देश को फायदा उठाना है तो आई थिंक हमारा मानना है कि टैक्स के ऊपर क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। अब इंडिविजुअल टैक्स को लेकर के या फिर मार्केट शेयर बाजार के टैक्स को लेकर के मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना जाऊंगा, क्योंकि हर साल ये उम्मीद जागती है। तो देखते हैं अब क्या होता है, लेकिन हमें लग रहा है कि अगर विकास को ध्यान में रखते हुए, रोजगार खड़ा करने को लिए ध्यान में रखते हुए और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित करने के लिए अगर ये बजट आता है विद क्लैरिटी ऑन टैक्स, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। क्या बारीकियां होंगी वो तो जब वित्त मंत्री जी बजट की घोषणा करेगी तब हमें पता चलेगा, लेकिन ये एक आकलन लगा करते हैं। और हम ये भी मानते हैं दोस्तों कि बजट अब महज 2 या 3 दिन का एक इवेंट है, उसके बाद हम फिर से कामकाज पर लौट जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट हो, रोजगार खड़ा करे और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम किस तरीके से हमारे देश में आकर्षित करते हैं, ये कुछ मुद्दे हैं जहां पर नजर होनी चाहिए। दोस्तों, हमने ये भी देखा है कि बाजार में जब गिरावट आती है तो लोग संकोच करते हैं निवेश करने के लिए, लेकिन हमारा मानना है कि गिरावट में अच्छे शेयर्स में निवेश करने का एक बहुत बड़ा मौका होता है। और हर बार की तरह हम आपको कुछ विकल्प देते हैं लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर। उसी सोच के आधार पर हम आज भी 2 विकल्प लेके आए हैं। एक है पाइप्स क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी जिसका नाम है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स। सरकार की जो योजना है हर घर में जल, नल से जल वगैरह, कृषि क्षेत्र में पानी की उपलब्धि को लेकर के हो, या फिर बड़े शहरों में, छोटे या मध्यम शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो, रियल एस्टेट निर्माण कार्य करके, रिप्लेसमेंट डिमांड करके लेकर हो, ये कंपनी काफी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है और अच्छा खासा मार्केट शेयर है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स का। तो एक पहला विकल्प है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स के रूप में, और दूसरा होगा ऑटो सेक्टर में से, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में से। इस कंपनी के बारे में शायद हमने पहले बात करी होगी, लेकिन जिस तरीके से महीने दर महीने के आंकड़े आए कमर्शियल व्हीकल के, हमें लग रहा है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और एक सुधार होने की संभावना है। फ्रेट या फिर लॉजिस्टिक क्षेत्र में से मांग फ्लीट ऑपरेटर्स की ऊपर जाएगी। राज्य परिवहन के तरफ से जो बसेस है उनकी रिप्लेसमेंट डिमांड होगी। केंद्रीय सरकार ने स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा की है, तो वहां पर जो व्हीकल रिप्लेसमेंट वो होगी। और माइनिंग सेक्टर से जो डिमांड होगी वो होगी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जो डिमांड होगी डंपर्स की वगैरह वगैरह। और जो आंकड़े आए थे अशोक लेलैंड के महीने दर महीने के, वो भी काफी सकारात्मक थे। और पिछले 2 तिमाही से जो नतीजे आए हैं अशोक लेलैंड के, हमें लग रहा है कि ये स्टॉक अब अपने आप को री रेटिंग की कतार पर खड़ा है। तो ये 2 विकल्प है दोस्तों, प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स और अशोक लेलैंड। ध्यान रखें ये बुनियादी दर के आधार पर है, तो लंबी अवधि का नजरिया रखना काफी उचित होगा। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अगले हफ्ते सोमवार को फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।